वो दोस्त जो मेरे लिए कुछ भी कर जाते थे, चूहिया, मुसिया, भिंडी, छिपकली कह बुलाते थे। कभी मेरा लंच तो कभी सबसे डांट खाते थे। बहुत ही प्यारी बात कही है किसी ने कि कभी कभी स्याही से नहीं लिखता है, उसकी कविताओं में या तो आंसू होते हैं या खून होता है। आपने बात कही कि इस जगत में कोई कैरियर नहीं है, तो आज हम आशुतोष राणा जी को देखते हैं। एक पक्ष मैं अपने पिता को ही दूंगी, क्योंकि वो मेरी बैकबोन की तरह रहते हैं और हमेशा ये रहता है कि जिस तरह आज के माहौल को देखते हुए काफी लोग कहते हैं, मतलब काफी बंदिशें समाज के द्वारा लगाई जाती हैं, बट मेरे पिता हमेशा मुझे एक आजादी और एक सम्मान देते हुए आगे बढ़ाना चाहते हैं। युवा और घोड़े, युवा और अश्व हमेशा वीरता का प्रतीक होते थे, जो हमेशा अभी बारातों में नाचते हुए दिखते हैं। केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल जैसी दिक्कत में आ जाएगा। उसमें एक चीज मैनिफेस्ट की, खुल के बोलने हैं, अपने आप से मतलब रखने हैं। हम ईश्वर के अंश हैं। 7 स्वरों का पूरा अध्ययन करें, फिर संगीत में प्रवेश करें। मैं समझा हारी बला में खां का। चस्का लगा वैसे ही देखने का, वैसे ही रहने का। दिस शो स्पॉन्सर्ड बाय कामाख्या इन होटल। आपको बस स्टैंड के नियर में सबसे बेस्ट, कंफर्टेबल और अफोर्डेबल प्राइस में आपको बेस्ट लोकेशन को आप सर्व कर पाएंगे। यहाँ बच्चों के बर्थडे, किटी पार्टी, स्मॉल फंक्शन लाइक एनिवर्सरी, मैरिजेस, सबको आप अकोमोडेट कर पाएंगे। जो बस स्टैंड के बहुत नजदीक है, विद इन 50 मीटर डिस्टेंस। वेलकम टू मदर टॉक। आज हमारे पॉडकास्ट में आ चुके हैं फॉर द बेस्ट गेस्ट, जिन्होंने कविताओं के माध्यम से अपने बुंदेलखंड का नाम बड़ी तेजी से ऊंचा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। सिंगार रस में इन्हीं के साथ हमारे पास मदर टॉक परिवार में आ चुके हैं हमारे प्रिय गेस्ट अदिति अग्रवाल जी। आपका स्वागत है इस पॉडकास्ट में आने के लिए और हमें ज्वाइन करने के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे यहाँ बुलाया। जी जरूर। आशा करते हैं कि आप सिंगार रस के माध्यम से हमारे युवाओं में एक प्रेरणा का स्रोत उत्पन्न कर रहे होंगे। तो मैं आपका परिचय, आपके बचपन की चीज़ों को और आपके संघर्ष को कुछ जानना चाहता हूँ। हमारे दर्शक बड़े ही उत्सुक हैं इस चीज़ को जानने के लिए कि आपका प्रारंभिक काल कैसा रहा। जी, सबसे पहले मैं अपने नाम से ही अपना परिचय दूंगी। मेरा नाम अदिति अग्रवाल है। हाँ। और मैं बेसिकली बघेलखंड क्षेत्र के सतना जिले से रहने वाली हूँ। हाँ। मेरा जन्म स्थान वो रहा है और मैंने अपनी लाइक नर्सरी और जो भी बेसिक मेरी बचपन की शिक्षा दीक्षा थी वो वहाँ से रही। फिर मेरे पिताजी का कुछ बिजनेस और जॉब के चलते यहाँ आना हुआ और 14-15 सालों से हम लोग यहीं पे शिफ्ट हो चुके हैं। तो फिर मैं छतरपुर आई। छतरपुर पे मेरी स्कूलिंग हुई, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सारी मेरी छतरपुर से रही। अभी मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट कविताओं के प्रति जागृत हुआ, क्योंकि मेरे पिताजी हमेशा से कविताओं के प्रेमी रहे हैं। उन्होंने बचपन से ही बहुत कवि सम्मेलन सुनते थे, हमें सुनाते थे, कविताएं पढ़ाते थे, तो कविताओं में हमेशा से इंटरेस्ट था। फिर धीरे धीरे मुझे अपने जीवन में लगा कि मैं भी लिख सकती हूँ, मुझे लिखना चाहिए। तो एक मेरे जीवन में क्या हुआ, मेरे जन्म दिवस पे मुझे एक उपहार मिला जो कि एक पोएट्री थी, जो मेरी प्रेरणा स्रोत बनी। उस पोएट्री का नाम है माई एंजल। माई एंजल, हाँ। तो माई एंजल जो कविता है वो मुझे मिली थी मेरे 2021 के बर्थडे पे। तो वहाँ से मुझे लगा कि मुझे बुक लिखनी चाहिए। इसके पहले भी मैं बहुत टाइम से लिख रही थी, बट मेरा एक ये नहीं था निश्चित कि मुझे इस फील्ड में, साहित्य जगत में कुछ करना है। फिर मैंने धीरे धीरे अपनी पोएट्रीज को, अपनी कविताओं को निखारना शुरू किया। जैसे कि मैं हमेशा से इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हूँ, मुझे छंद वगैरह ये सारी चीज़ों का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। मैंने उसके बारे में जाना, उसके बारे में लिखना शुरू किया और धीरे धीरे अभी मैं बहुत सारे ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे कवि सम्मेलन पढ़ने जाती हूँ, कविताएं करती हूँ। तो आपने एक डिफरेंट स्ट्रीम ही चूज करी, जो कि हिंदी से आपका बहुत कम लगाव था,
लेकिन कहते हैं कि भटकते भटकते कहाँ पहुँच जाते हैं। तो आपने इंग्लिश मीडियम के होने के बाद भी अपने कविता जगत सागर में आपने डुबकी लगाई। तो आपकी पहली जो एंजल माई एंजल वाली कविता थी, उसके कुछ 2 लाइन जरूर सुनाएंगे। तो वो कविता एक्चुअली मेरी लिखी हुई तो नहीं है, लेकिन मेरे दिल के बहुत करीब है, तो मैं सुनाऊंगी। यू आर माई एंजल, you are my angel, you talk like an angel, you look like an angel, your art is also like an angel, you are an angel। काफी बड़ी कविता है। क्या बेहतर, आपने जितना ही बोला। तो आप कहीं ना कहीं आपके पिता ने जो आपको एक भेंट दिया, तो आप पिता को, और पिता आपसे ये बात करना चाहते हैं कि आप मेरे लाइफ का वो एक जादुई करिश्मा, जादुई कोई परी है जो आप मेरे जीवन में एक रंग भरने आई। और हमारी संस्कृति में माना जाता है कि हर एक घर में जब बेटी होती है तो लक्ष्मी के स्वरूप होती है। जी बिल्कुल। तो आपके पिता ने आपको बहुत अच्छा भेंट दिया कि आपने एक नया मार्ग को चुना। इसी के साथ मैं जानना चाहता हूँ कि आपने अब तक कितनी खुद की रचनाएं, कविताएं को आपने लिखा है? इसकी नंबरिंग तो एक्चुअली मुझे प्रॉपर याद नहीं है। हाँ। क्योंकि कविताएं जो होती हैं, तो एक बहुत ही प्यारी बात कही है किसी ने कि कभी कभी स्याही से नहीं लिखता है, उसकी कविताओं में या तो आंसू होते हैं या खून होता है। अद्भुत। तो कभी भी कविताएं गिन के नहीं लिखी जाती हैं, ना उनकी कोई गिनती होती है। आपके अनुभव होते हैं, आपकी अनुभूति होती है, जो कविताओं के माध्यम से आप पन्नों पे उतार देते हैं। हाँ। तो मेरी जो बुक है उस पे मैंने 50 अपनी पोयम दी है। मेरी 50 कविताओं का संकलन है मेरी बुक। हाँ। इसके अलावा मैं विभिन्न साहित्य अकादमियों में जाती हूँ, तो मैं अपनी कविताएं देती रहती हूँ। वो भी मेरे कुछ प्रसिद्ध गाने हैं जो कि मेरे गीत हैं, जो 5-6 हैं जो कि बहुत फेमस हैं। हाँ। बाकी मेरा नित्य प्रतिदिन प्रयास रहता है कि मैं कुछ नया सृजन करूँ। और आप इन कविताओं के माध्यम से जो आने वाले युवा पीढ़ी है, क्योंकि आप इस 2026 के युग में आपका वापस से रुझान हिंदी की ओर आ रहा है और लोग मॉडर्नाइजेशन इस प्रकार से जा रहे हैं। आप उस माहौल में पढ़े बढ़े, आप जिस कल्चर और जिस मॉडर्न एटमॉस्फेयर में रहे, और आपका अपनी संस्कृति और साहित्य के प्रति जो रुझान हुआ है, शायद इस पॉडकास्ट के माध्यम से कुछ और श्रोता आपकी तरह बनना चाहते हो, आपको आदर्श समझ के, तो उनको कुछ प्रारंभिक अपने क्षण जो आपने व्यतीत किए जब आप इस नए पड़ाव में आए, तो कुछ अनुभव साझा कर सकते हैं? जी बिल्कुल। जब मेरे पिताजी सुनते थे तो मुझे मतलब कि वो सुनना बस अच्छा लगता था, मुझे मतलब उसकी इम्पोर्टेंस लाइफ में लगती नहीं थी। ऐसा कई बार होता है जब इंग्लिश मीडियम से रहो और वो सारी चीज़ों में इतना नहीं रहता है, और मैं साइंस स्ट्रीम से भी हूँ, तो उतना नहीं था कि हाँ मुझे लिखना है। लेकिन एक टाइम मेरे जीवन में आया जब मैं आइसोलेट होके रही और मैं किसी से उतना कम्युनिकेट नहीं करती थी, तो कई बार मुझे डिप्रेशन होता था, मुझे खुद में बहुत ज़्यादा मतलब क्वेश्चंस होते थे कि मैं क्या करूँ, मैं किससे कहूँ। तो उस टाइम पे मुझे लगता था कि मैं जो भी किसी से कह नहीं पा रही हूँ वो मुझे लिख देना चाहिए। ऐसे करते करते मैंने अपनी क्या कहते हैं कविताओं का एक संकलन बना लिया, और वो कविताओं का संकलन ही मुझे शायद इतना अच्छा निखार के ला पाया दुनिया के सामने। और मैं युवा पीढ़ी को यही अपनी कविताओं के द्वारा मैं एक संदेश देना चाहती हूँ कि कई बार हम जीवन में बहुत सारी बातें नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमें वो बोलते हैं ना आत्मग्लानि, और अंदर ही अंदर एक जो डर और अकेलापन रहता है, उससे लड़ने की बजाय अगर हम साहित्य जगत में जुड़ जाएं तो वो हम अपनी एक बहुत ही बड़ी ताकत बना सकते हैं। बिल्कुल वास्तविक। लेकिन मैंने देखा है कि कवि कविताओं को जो रचना करता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में कर रहा हो, कहीं ना कहीं वो बहुत एकांत में होता है, क्योंकि वो दुनिया की चीज़ों को समझने के बाद खुद को दुनिया से अलग करके अपनी दुनिया से कविताओं को लिखता है। क्या अनुभव आपका भी ऐसा रहा है कुछ? जी कह सकते हैं जो बात आपने कही है, लेकिन मैं युवाओं की दृष्टि से देखूं तो युवाओं की जो एक एज होती है, तो उनके पास मतलब ये होता है कि एक उनको अपना करियर भी बनाना है, अपने भविष्य की चिंताएं, भूत में जो उनके साथ घटित हो चुका है उसका डर होता है, परिवार की जिम्मेदारी होती है। तो इस तरीके से उनके जो बहुत सारे अनुभव होते हैं उसके बीच में वो एक चक्रव्यूह में घिरा हुआ होता है। तो उस टाइम पे जब हमारी जो मनोदशा होती है उससे निकालने के लिए जो मैंने कविताओं का सहारा लिया, तो ये चीज़ मुझे लगती है आज जिस तरीके से डिप्रेशन और स्ट्रेस का शिकार हमारी युवा पीढ़ी, हमारी जेन जी होती जा रही है। मैं छोटे छोटे से बच्चों को देखती हूँ, मेरे भी कजिन हैं 6th 8th क्लास के, उनको टेंशन है, वो डिप्रेशन में है।
तो ये सारी चीजें इसी वजह से है क्योंकि उनको लगता है सिर्फ मेरे साथ हो रहा है, मुझे कोई नहीं समझ सकता। जब हम साहित्य से जुड़ते हैं तब हमको एहसास होता है कि हमारा अनुभव कितना कम है और दुनिया कितनी बड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के साथ एक प्रश्न है कि आप जब इस कवि जगत में आपने अपना प्रवेश करा और आपको तमाम चीज़ों के साथ चलना पड़ा, क्योंकि मैंने सुना है कि आप कॉलेज भी कर रहे थे, जी तो जी। कॉलेज के साथ साथ आपने वक्त निकाला और अपने डिप्रेशन एंजाइटी को दूर करने के लिए इसका सहारा लिया। लेकिन कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि कवि का जीवन बहुत कठिनमय होता है, क्योंकि इनको एक आमतौर पे लोगों की तरह ना तो सैलरी पसंद बोला जाता है, ना कोई गवर्नमेंट जॉब है, तो इसमें चुनौतियां बहुत होती हैं। जी जी। और जो लोग इसमें आना चाहते हैं तो उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आने के बाद लोग रुक जाते हैं, जी। तो किन चीज़ों का ख्याल रखें? सबसे पहले मेरा कहना ये है कि कविता को एक शौक की तरह ले, एक पेशे की तरह ना ले। और हाँ। दूसरी चीज कि अगर आपको पेशे की तरह लेना है तो पहले उस चीज में आप प्रखर हो जाएं, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी में सबसे बड़ी कमी ये है, वो चाहते हैं कि मैंने जो लिखा है उसको बेस्ट मान के आप पढ़ो, लेकिन वो किसी और को नहीं पढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल। तो जितना ज्यादा आप पढ़ते हो, जितना ज्यादा आप खुद को गढ़ते हो, उतना अच्छा आप निखार के लाते हो। आपने बात कही कि इस जगत में कोई कैरियर नहीं है, तो आज हम आशुतोष राणा जी को देखते हैं, आज हम कविता जी को देखते हैं, आज हम बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो कि कविताओं के माध्यम से ही अपना बहुत बड़ा नाम कमा रहे हैं। तो ये नहीं कह सकते हम बिल्कुल भी। आजम कुमार विश्वास जी जो कि बहुत बड़ी हस्ती है, सिर्फ उन्होंने कवि सम्मेलन के थ्रू इतना बड़ा अपना नाम कमाया है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि अगर किसी भी चीज में आपकी निपुणता है तो आप उसमें अपना नाम और अपना शौर्य स्थापित नहीं कर सकते हैं। बस बात यही है कि आपको खुद को प्रखर करना होगा। बिल्कुल। इन्हीं प्रश्नों के सिलसिले में मैं एक प्रश्न और रखना चाहता हूँ कि आपने अभी हाल फिलहाल में कुछ रचनाएं जो आपकी बड़ी ही चर्चित हुई हैं, एक रचना मैंने पिता के ऊपर सुनी थी आपकी, क्या उसके कुछ बोल आप जरूर सुना पाएंगे अपने माय एंजल बुक में से? जी जी बिल्कुल। ये कविता मैंने अपने पापा को देख के लिखी है। हाँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत कनेक्ट करेंगे इससे। हाँ। कि कहते हैं कि कोई हाल पूछे तो सब अच्छा कह देते हैं, कोई हाल पूछे तो सब अच्छा कह देते हैं, सबके दुख सुनकर मुस्कुराकर गले लगा लेते हैं। अपना सामान आज भी संदूक में रखते हैं, थोड़े पुराने हैं खते ताले पर भी भरोसा रखते हैं। क्या? तजुर्बा इतना कि हमारी चाल देख हमारी राह जान लेते हैं, और कुछ बताने की जरूरत नहीं होती, हमारे भाव देख हालात जान लेते हैं। हमारी गलतियों पर भी साथ नहीं छोड़ते, हाथ में हाथ इनका हो तो हाथ नहीं छोड़ते। बेशक लिबास नहीं बदलते पर इतिहास बदल देते हैं। पिता वो हैं जो हमारी जरूरतों के हिसाब से किरदार बदल लेते हैं, पिता वो हैं जो हमारी जरूरतों के हिसाब से किरदार बदल लेते हैं। अद्भुत। आपकी कविता को सुन के मुझे लगता है कि कई लोग अपने पिता से वापस कुछ बात और उनके अभी तक के किए कामों को याद कर रहे होंगे, क्योंकि जरूरत के हिसाब से किरदार बदल लेते हैं। ये बहुत ही गहरी आपने लाइन लिखी है अपनी कविता के माध्यम से। जब हम जिद करते हैं कि पापा जो ये चीज़ चाहिए और उनके पास नहीं होता है, तो वो कुछ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ रेवेन्यू के लिए कुछ एक्स्ट्रा वर्क करके आते हैं ओवर टाइम और हमारी नीड को फुलफिल करते हैं। अपने कविता के माध्यम से एक पिता का बड़े ही प्यार तरीके से आभार व्यक्त किया है। और आपकी सबसे पसंदीदा कविता आज के युग के हिसाब से कौन सी है? वैसे तो एक लेखक के लिए उसका सारा लेखन ही बहुत ही उम्दा होता है। हाँ। बट मैंने जो पहला गीत लिखा है वो मुझे लगता है कि मुझे मतलब वो ऐसे ही याद हो गया, तो हाँ। मुझे लगता है वो मेरे काफी करीब है। जी जी। तो वो गीत है कि एक प्रेम के मोती पर भी गीत पिरोया जा सकता है, एक प्रीत के मोती पर भी गीत पिरोया जा सकता है, तुमको पाकर जाना हमने कितना खोया जा सकता है, एक प्रीत के मोती पर भी गीत पिरोया जा सकता है। तुमसे शुरू खत्म होती है जीवन की हर शाम, तुमसे शुरू खत्म होती है जीवन की हर शाम, रहूं तुम्हारे साथ अगर लगता है सब आसान, रहूं तुम्हारे साथ अगर लगता है
प्रेम अगर साथ खड़ा हो जग को जीता जा सकता है। तुमको पाकर जाना हमने कितना खोया जा सकता है। एक प्रीत के मोती पर भी गीत पिरोया जा सकता है। तुमको पाकर जाना हमने कितना खोया जा सकता है। अद्भुत अद्भुत। आपने कितने अपने चीजों को व्यवस्थित तरीके से मोती पिरो के अपने समाज के सामने रखा है और ये वास्तविकता है। लेकिन आज के युग में प्रेम की परिभाषा जो है थोड़ा भिन्न हो चुकी है, लेकिन अपनी कविता के माध्यम से कितने प्यार से अपने मोती को सहारा लेके चीज़ों को व्यवस्थित करके आपने करा है। और लोग आज के युग में डिप्रेशन का कारण भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है, मेरा मानना ये है कि वो अपने समस्याओं को अपने माता पिता को नहीं उचित समझते, क्योंकि माता पिता को थोड़ा स्ट्रिक्ट होना ज़रूरी भी है इस टाइम के हिसाब से। अगर वो नहीं ध्यान देंगे तो वो किसी अलग दिशा में चला जाएगा, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो व्यक्ति को अव्यवस्थित बना देती है। और माता पिता अभी उस कुमार की तरह होते हैं, जो मेरी एक लास्ट कविता में मैंने लिखा भी था। मैं भी कभी कुछ रचनाओं पे काम कर लेता हूँ। क्या मिट्टी चाहे कि वो सेवा कर ले नर नारायण की, लेकिन उसको भी जाना हाथ कुमार के चक्के पे, तब जाके ठोक ठोका के आग में तब जाना है, फिर जाके मटका बन के नर नारायण पंछी की प्यास बुझाना। तो कहीं ना कहीं आप अगर जीवन के प्रारंभिक दौर में होते हैं तो आपको वो सारी कठिनाइयों को झेलना पड़ता है, क्योंकि एक अच्छा मटका तभी निकल के आता है जब वो कुमार के कठिन प्रहार को झेल लेता है और आग की तपन को झेल लेता है। तब जाके वो पानी बन के मटका बन के पानी भर जाता है और वो फिर दूसरों की प्यास बुझाता है। तो आशा करते हैं कि आपकी इन कविताओं के माध्यम से लोगों को एक नई जीवन ऊर्जा मिलेगी और वो कहीं ना कहीं अपने घर पे और अपने बड़ों पे, क्योंकि वास्तविकता यही है कि लोग अपने किस्से कहानियों में अपने घर को नहीं रखते हैं। और मैं बहुत ही आनंदित कर रहा हूँ फील अपने आप को कि आप अपनी माता जी को लेके आए, तो आपका माता जी से बड़ा ही गहरा लगाव है। तो आपने माता जी के लिए कुछ लिखा है? हाँ जी, माँ के लिए मुझे सिर्फ एक ही लाइन याद आती है कि उसकी दुआएं कभी कम नहीं होती, उसकी दुआएं कभी कम नहीं होती, एक वो ही है जो मुझसे कभी खफा नहीं होती। क्या तो क्योंकि वो आपके हर एक चांस और लाइफ के फेलियर, स्ट्रगल, सक्सेस, हर चीज को बहुत ही काम तरीके से लेते हैं जी। वो रिएक्ट नहीं कर पाते, उनको लगता है और सेम पिता के साथ होता है। बिल्कुल। लेकिन जो मैंने जाना है अगर वो सही है तो आप बोल सकते हैं, क्योंकि माँ जो होती है वो पुत्र के सामने रिएक्ट करती है और पिता होते हैं वो पुत्र के सामने रिएक्ट करते हैं। तो आपको सबसे ज्यादा प्रेरणा घर में कौन देता है? दोनों ही देते हैं, लेकिन एक पक्ष जानना चाहूंगा मैं। एक पक्ष मैं अपने पिता को ही दूंगी, क्योंकि वो मेरी बैकबोन की तरह रहते हैं। और हमेशा ये रहता है कि जिस तरह आज के माहौल को देखते हुए काफी लोग कहते हैं, मतलब काफी बंदिशें समाज के द्वारा लगाई जाती हैं, बट मेरे पिता हमेशा मुझे एक आजादी और एक सम्मान देते हुए आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो जिसके कारण मैं शायद आज आपके सामने बैठी हूँ। बिल्कुल। और मैंने सुना है आपने श्रृंगार रस पे रचनाओं के साथ में आपने कुछ व्यवहारिक रचनाएं भी लिखी हैं, सामाजिक रचनाएं। तो उनमें से किसी का दो रचना का आप जरूर आप बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? जी बिल्कुल। अभी मैंने एक बुंदेलखंड की माटी से, जैसे कि हम बिलोंग करते हैं, बुंदेलखंड की धरती पे रहते हैं, तो मैंने बुंदेलखंड के बखान पे एक कविता लिखी है, वो मैं सुनाना चाहूंगी। कि जैसे बहुत बड़े कवि हुए, महाकवि विभूषण जी हुए हैं, भूषण जी हुए हैं, तो उन्होंने हमारे महाराजा छत्रसाल के लिए कुछ लाइनें लिखी थी। उससे मैं शुरू करूंगी कि छत्ता तेरे राज में, छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा मुख करे उत उत फत्ते होए, उत उत फत्ते होए। अद्भुत। तो मैंने एक कविता लिखी थी बुंदेलखंड के बखान पे, तो सुनिएगा कि धन्य धन्य है धरा हमारी, धन्य हमारी वाड़ी है, धन्य धन्य है धरा हमारी, धन्य हमारी वाड़ी है, ये बुंदेली माटी अपनी जग भर की कल्याणी है, ये बुंदेली माटी अपनी जग भर की कल्याणी है।
शौर्य और साहस की मूर्ति लक्ष्मी वाली रानी, शौर्य और साहस की मूर्ति लक्ष्मी वाली रानी, शत्रु को नष्ट करने की छत्रसाल ने ठानी। पन्ना के रत्नों की आभा, पन्ना के रत्नों की आभा जग भर ने पहचानी है। धन्य धन्य है धरा हमारी, धन्य हमारी वाणी है। आल्हा और ऊदल की वीरता बखानी है, आल्हा और ऊदल की वीरता बखानी है। लाला हर दौल की तो आज भी निशानी है। और छा के राम राजा, और छा के राम राजा की अपनी राजधानी है। धन्य धन्य है धरा हमारी, धन्य हमारी वाणी है। धन्य धन्य है धरा हमारी, धन्य हमारी वाणी है। अद्भुत। क्योंकि आप माने नहीं माने, आप भी उस चीज़ को अनुभव कर पाते होंगे। हम काम के सिलसिले से तमाम जगह हम भ्रमण करते हैं, हम आप सभी लोग, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी मिट्टी को नहीं भूल पाते हैं। तो किसी कवि की बड़ी अद्भुत रचना है कि ऐसो कौन नहीं है भारत के खंड खंड में, जन्म दई हो विधाता बुंदेलखंड में। लोग इसको भले ही बुंदेली से रीड करें, और हम बुंदेली, हमें गर्व है जी बिल्कुल। और हमें गर्व होता है कि हम उस धरा से हैं। यहाँ के त्रिकोण में देखा जाए तो एक वीरांगना हमारे यहाँ महारानी लक्ष्मीबाई जी हुई है, एक इमोर्टल जो है आला उदल जी हुए हैं, माँ शारदा जी के, और यहाँ पे हम धरा पे अभी शूट कर रहे हैं। ये छत्रसाल, महाराजा छत्रसाल जी की नगरी छतरपुर में हम लोग हैं, उनकी राजधानी थी ये। और आपने उनके बारे में अद्भुत कविता के माध्यम से उनको वापस से जीवंत कराए, और आशा करते हैं कि आप सौंदर्य रस के साथ में वीर रस को भी लेके आए। और आपकी रचनाओं में मैं कहीं ना कहीं एक नई उबाल देखता हूँ, जो कि आने वाले युग में बहुत ही प्रभावित करेंगे लोगों को, क्योंकि आपकी कविताएं जो है वो आज के और पुराने समय को मिश्रण करके बनाई हुई, हाँ, जिसका सन्मय बहुत अच्छे तरीके से आपने किया हुआ है। और लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आपका उद्देश्य क्या है, इसको कहाँ तक ले जाने का आपका है, और कैसे क्या करने जा रहे हैं आप अभी? जी अभी तो मैं अपनी रचनाओं को जिस तरह पर्सनल लेवल पे लिख रही थी, बट मैं अब जन कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए लिखना शुरू करती जा रही हूँ। तो उसमें मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि युवा ज्यादा से ज्यादा काव्य को पढ़े, साहित्य से जुड़े, और हमारा जो इतना शौर्य और इतना वीरता से युक्त हमारा इतिहास रहा है, तो उस इतिहास को जानते हुए, उस इतिहास को पहचानते हुए एक नई नींव रखी। क्योंकि एक बार मैं एक रील देख रही थी, तो वहां पे एक बहुत बड़ी बात लिखी थी कि युवा और घोड़े, युवा और अश्व हमेशा वीरता का प्रतीक होते थे, जो हमेशा अभी बारातों में नाचते हुए दिखते हैं। तो हमारे युवा जिस तरीके से भटक गए हैं, हमारा जिस तरीके से इतना ज्यादा स्ट्रगलिंग पीरियड रहा है, हमें आजादी ऐसे ही चिंतन का विषय है वही। तो मैं चाहती हूँ कि युवा साहित्य से जुड़े, वो अपना पेशा जरूर बनाए या नहीं बनाए साहित्य को, लेकिन वो बोलते आत्मचिंतन और आत्मचिंतन और आत्मबोध के लिए साहित्य से जरूर जुड़े, रोज रचनात्मक चीजें करे। क्योंकि जब इंसान सृजन करता है तो वो विनाश से दूर हो जाता है। तो अगर आपको विनाश से दूर होना है तो आपको सृजन की आदत डाल देनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारी कुछ बहनें हैं, उनका एक प्रश्न था कि आप जब आए तो आपसे प्रश्न करें, मारडॉग परिवार के ही हैं सदस्य वो। उनका था कि आज के युवा पीढ़ी में एक बेटी और एक लड़की का समाज में पिता के साथ तो वो निडर होती है, क्योंकि वो पिता उसका एक मान लेके औरा होता है कि जिसमें वो निर्भय होकर चलती है। लेकिन एक वक्त होता है कि हमें अकेले ही निकलना पड़ता है समाज में। तो समाज के दौर के हिसाब से इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपको क्या लगता है कि क्या सुझाव आप समाज को देना चाहेंगे, और उन वर्ग विशेष के व्यक्ति विशेषों को जिनके घर में खुद के माँ बहनें होते हैं, और साथ में उनके दृष्टिकोण को, और कुछ बहनों की भी कुसंगति होती है, दोनों पक्षों में कमियां हैं, तो आप एक दोनों पक्षों को अपने हिसाब से कैसे बोलना चाहेंगे? क्योंकि अगर जब तक वो उन चीज़ों में उलझे रहेंगे तो आप जैसे कोई बाहर निकल के नहीं आ पाएगा।
तो आपको चुनौतियां तो बहुत ही मिली होंगी, लेकिन दोनों पक्षों को आप अपने नजरिए से, कवि के नजरिए से कैसे देखते हैं? मैं आज की परिस्थितियों को, आज के समाज को देखती हूँ तो मेरा मानना ये है कि खुद के जो वो होती है, विल पावर होती है, जो भी हमारे परवरिश से आती है, तो अगर हमें अपने साहित्य का पता हो, हमें अपने इतिहास के बारे में ज्ञात हो, तो ये सारी चीजें काफी कम हो जाती है। क्योंकि आज हम देखते हैं केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल जैसी मूवियां जब हम देखते हैं तो ये सारा मैनिपुलेशन इसलिए है क्योंकि हमारे कल्चर के, हमारे रिलीजन के बारे में पहले तो मुगलों ने इतना आक्रमण करके सारी चीजों को मिटा दिया, और आज पेरेंट्स अपने बच्चों को कल्चर, रिलीजन के बारे में नॉलेज जीरो दे रहे हैं। वो एजुकेशन बेस्ट दे रहे हैं, बट उनको जो हमारी रूट्स हैं उस पे बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं। तो अगर बेटियों को हमारा इतिहास पता हो, हमारी शौर्यता, हमारी वीरता पता हो, तो वो मैनिपुलेट कम होंगी। और दूसरी चीज, लड़कियों के केस में काफी मैं देखती हूँ कि दोषी तो दोषी है ही कि वो कोई भी गलत काम कर रहे हैं, लेकिन लड़कियां उसको करने दे रही है। क्योंकि महात्मा गांधी हमेशा बोलते थे कि अन्याय करने वाले से ज्यादा दोषी अन्याय सहने वाला होता है। तो कई बार हम किसी भी असामाजिक तत्वों को अपने ऊपर इतना हावी होने का हक दे देते हैं कि वो हमारे साथ कुछ गलत कर जाता है, हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इसमें जागरूकता ही एक सबसे बड़ा, मतलब एक वेपन की तरह, एक हथियार है कि जो सबको सही कर सकता है। और इस युवा दौर में, और ये जो समय चल रहा है, ये प्रश्न कोई पूछने का नहीं, लेकिन लोग इसको जरूर मन में रखते हैं क्योंकि हम युवा हैं और ये चीजें हमारे आसपास घटित हो रही हैं। तो क्या आप इन कविताओं को, जो आपने सौंदर्य कविता को सुना है, तो मैं जानना चाहता हूँ, क्या आप भी इस दौर से निकले? आपका कोई दोस्त रहा है या फिर आपने ऐसा कोई फेस देखा है? जी, ऐसा फेस मतलब कि एज एन यूथ सबकी लाइफ में शायद आता है। तो मेरी लाइफ में भी था कि मतलब पहली चीज तो अनुभूतियां होती हैं जो कि कई बार हमें सुन के, या फिर हमें इस फील्ड में ज्यादा जल्दी सक्सेस मिल सकती है, इस वजह से हम लिखते हैं। और इस तरीके से काफी रचनाएं मेरी इसलिए भी हैं क्योंकि मैंने उन चीजों को कई जगह फील भी किया, और कई बार मैंने इस तरीके के साहित्य जगत को ज्यादा पढ़ा। तो इस वजह से मैं श्रृंगार रस से जुड़ी हूँ, और मैं मतलब कि ज्यादातर मेरी कविताएं सीताराम जी के चरित्र पर आधारित हैं। तो मैं उससे भी जुड़कर आज युवा पीढ़ी को देखती हूँ कि कैसे एक आदर्श और मर्यादा को स्थापित किया जा सकता है प्रेम में ही। तो आज प्रेम जिस तरीके से विकट समस्या बन चुका है, एक मतलब अनुभूतियों के और पवित्रता के से अलग होकर प्रेम एक अलग ही रूप ले चुका है। तो ये मेरा थोड़ा सा प्रयास है कि मैं इसके माध्यम से कुछ अलग कर पाऊं। बिल्कुल। अभी एक वर्तमान में एक वीडियो मैंने शायद कहीं स्क्रॉल करते वक्त देखा, किसी मेरे दोस्त ने मुझे भेजा। एक कोई मोनालिसा करके एक कोई थी, अपने आगे एक बहन, तो उसने संबंध करने के बाद, शादी के बाद उसको बोला, क्या कृष्ण ने कभी देखा था, सुना था कि वो राधा हिंदू है या मुस्लिम, ऐसा कुछ करके, जो भी, या भगवान राधा ने सोचा था कि कृष्ण हिंदू मुस्लिम, जो भी हो, मुझे प्रॉपर तो याद नहीं। तो मुझे लगता है कि जो ऐसे इन्फ्लुएंसर जो मार्गदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास लोग सुनने वाले हैं, तो क्या उनको ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए? जी, ये तो काफी ज्यादा ट्रेजेडी वाला विषय है जिसपे बहुत बड़े बड़े लोग अपने विचार दे रहे हैं। बट मेरे दृष्टिकोण से तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। प्रेम अगर आप राधा कृष्ण से कंपेयर करते हैं तो उनका प्रेम तो सबसे बड़ा त्याग है इस धरती पे। तो फिर आपके अंदर पाने की और एक दूसरे को, अपने कर्तव्यों को भूल कर पाने की तो चाह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा उदाहरण प्रेम का राधा कृष्ण में यही दिखती है कि कृष्ण जी अपने कर्तव्य के लिए राधा को छोड़ देते हैं, और राधा जी अपने सतीत्व के लिए, अपने स्त्री धर्म को निभाने के लिए कृष्ण के विरह में रोती रहती है, उनके विरह में उनका इंतजार करती रहती है। तो अगर आप प्रेम को उनसे कंपेयर करते हो तो आपके अंदर उतनी तपन सहने की क्षमता होनी चाहिए और वो कर्तव्य निष्ठता होनी चाहिए। आग्रह करना चाहूंगा, वो आप जो कविता जो आप अब तक छिपा के रखे थे उसको जरूर हम लोग सुनना चाहेंगे। हमारे दर्शक बड़े ही बेसब्री से इंतजार कर रहे। जी, जैसे प्रेम को परिभाषित करते हुए मैं राधा कृष्ण को याद करूंगी और उनपे मैंने एक छंद लिखा है, वो पढ़ना चाहूंगी कि करती है प्रेम घर मोहन से राधिका, तो राधिका को मोहन का साथ सदा चाहिए।
करती है प्रेम गर मोहन से राधिका, तो राधिका को मोहन का साथ सदा चाहिए। द्वारिका जो जाना चाहे कृष्ण कर्तव्य को, सीता जैसे राधिका को साथ सदा चाहिए। सीता जैसे राधिका का साथ सदा चाहिए। रखनी है हंसी अगर राधिका के मुखड़े पे, रखनी है हंसी यदि राधिका के मुखड़े पे, रास का रचाना कान्हा छोड़ देना चाहिए। जीवन में खुशियां हैं प्रेम अनुराग से ही, जीवन में खुशियां हैं प्रेम अनुराग से ही, ये नीति गौरव शिव से जान लेना चाहिए। ये नीति गौरव शिव से जान लेना चाहिए। बहुत बहुत अद्भुत अद्भुत। मैं आपकी कुछ कविताएं और सुनना चाहता हूँ जो आपको लोगों को सुनानी रह गई है, क्योंकि मैं आपकी ये बुक जो है मैं देखना चाहूँगा। आपकी माई एंजल बुक है, ये आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, अमेजोन पे, मल्टीपल प्लेटफॉर्म से मिल जाएगी। इसको आप लोगों स्टोर से ही परचेज कर सकते हैं। लिंक मैं इसको अपने बायो में पुट कर दूंगा। तो हमारे जो कवि जी हैं, हमारी प्रिय अदिति अग्रवाल जी की ये रचना है और ये पहली बुक है। आने वाले टाइम में और भी रचनाएं आप तक पहुंचेंगी और आशा करते हैं कि आपको एक बेहतरीन रचना, मैं एक बार आपके बिहाफ से सर्च करके बेहतर रचना को सुनने के लिए आपको अदिति से आग्रह करूंगा। मैं आपके कुछ दादी वाले, नानी वाले किस्से सुनना चाहता हूँ। बचपन में जब आपने इस कविता के कुछ भाव में लिखा हुआ है कि मुझे प्यार से बुलाया करती थी, तो आपने जब कविता में ये प्रसारण करा है तो उस टाइम का दौर क्या था? तो आपको कैसे भाव ऐसे आया कि इसको कविता में डालना चाहिए? थोड़ा कुछ बताएंगे आप? जी बिल्कुल जरूर। मैं बहुत छोटी थी जब मेरी दादी थी और वो एक्सपायर हो गई थी। मैं शायद 5 साल से भी कम की रही होंगी। तो मुझे उनकी स्मृति में कुछ लिखने का मन था। तो जब मैं बचपन का दौर याद करती हूँ तो बहुत सारी चीज़ें मुझे उनकी याद आ जाती हैं। तो उसी पर मैंने कुछ लिखा था, मैं सुनाना चाहूँगी। जरूर। मेरी इस कविता का शीर्षक है स्मृति। इस पे मैंने लिखा है कि मेरी दादी माँ थी जो मुझे लल्ली कह बुलाती थी। मेरी दादी माँ थी जो मुझे लल्ली कह बुलाती थी। पता नहीं बिना वक्त देखे ठीक 5 बजे कैसे जगाती थी। बटुए में जैसे एटीएम साथ रखती थी। बटुए में जैसे एटीएम साथ रखती थी। त्योहारों में एक सिक्के में लाखों खुशियाँ हाथ रखती थी। मेरे मामा थे जो मुझे चुनमुन कह बुलाते थे। बहुत सारे चॉकलेट चिप्स साथ लेकर आते थे। हम सारे बच्चे उन्हें घेर कर ताऊ, पापा, मामा, दादा शोर मचाते थे। वो दोस्त जो मेरे लिए कुछ भी कर जाते थे, चूहिया, मुसिया, भिंडी, छिपकली कह बुलाते थे। कभी मेरा लंच तो कभी सबसे डांट खाते थे। लेकिन खो गए वो मुस्कुराते चेहरे, दुलारते हाथ और अनेकों नाम। जाने लोग क्यों कहते हैं कोई कुछ भी नहीं ले जाता अपने साथ। जाने लोग क्यों कहते हैं कोई कुछ भी नहीं ले जाता अपने साथ। अद्भुत अद्भुत, अकल्पनीय रचना आप लिखते हैं। आशा करते हैं कि मुझे लगता है अगर आप इस तरह कलम के साथ अपने दिन को व्यतीत करते रहेंगे तो आने वाले टाइम में आप महान कवियों को भी साथ में उनको भी कविता का राह देना शुरू कर देंगे, क्योंकि इतनी गहराई से एक कवि भावों को बहुत गहराई समझता है और उन भावों को प्रस्तुत करना ये बहुत ही रचनात्मक कविता है जो आपने अपने परिजन के लिए लिखा और ये हम सबके परिजन के लिए है। और आशा करते हैं कि आपको ये हमारे साथ कविताओं के इस सिलसिले में हम दोबारा मिलते रहेंगे। और हमारे इसी के साथ हमारे अदिति जी का धन्यवाद, आपने हमारे पॉडकास्ट को ज्वाइन करा और हमारे युवा पीढ़ी को, हमारे भाई बहनों को, माधव टॉक परिवार के हिस्सों को आपने एक बेहतरीन तरीके से प्रस्तुति दी, जो कि आने वाले टाइम पे आपने जो हर प्रश्नों के उत्तर बड़ी सटीकता से दिए और अपने प्रेम को परिभाषित किया, कला को परिभाषित किया। आशा करते हैं कि आप ऐसे ही सराहनीय काम करते रहें, हमारे बुंदेलखंड धरा को आप ऐसे ही फूलों से सुशोभित करते रहें। जी धन्यवाद। और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। माधव परिवार से आपको धन्यवाद।